Hello. So hi everyone. This is our second lecture, second chapter, जहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. आई होप आपने अपना लास्ट चैप्टर रिवाइज किया होगा और ना ही उसके लेक्चर्स बट हाँ एनसीईआरटी भी जाके देखा होगा और नोट्स को भी वापस गो थ्रू किया होगा. सो आज हम तब हमने नेचर और सिग्निफिकेंस पढ़ा था और आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज आवर चैप्टर 2. प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अ प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट है इन विच इट प्रोवाइड्स अ गाइड टू थॉट एंड एक्शन. ठीक है. टू थॉट एंड एक्शन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है कोई भी सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ गाइडलाइंस जिससे हम अपना काम करते हैं. सो ये एक थॉट है, ये एक एक्शन है जिससे हम मैनेजमेंट के प्रोसेस में बढ़ेंगे. ठीक है. प्रिंसिपल सर्व करता है एक फाउंडेशन. फाउंडेशन का मतलब क्या है? एक बेस सर्व करता है जिससे कि हम मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूटिलाइज कर पाते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर, फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग. ठीक है. एक सिस्टम बिल्ड करता है बिहेवियर का, रीजनिंग का, जिससे हम एक चेन बनाते हैं ताकि हम अपने काम को कर पाए. ठीक है. तो अब वापस हम पढ़ेंगे एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. अ प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स अ गाइड टू थॉट एंड एक्शन. प्रिंसिपल सर्व करता है एक फाउंडेशन जहां पे हम एक सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर करते हैं फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग. ठीक है. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कुछ पॉइंटर्स है जो हमें ध्यान रखना है. द फर्स्ट है इट इज अ ब्रॉड एंड अ फंडामेंटल ट्रुथ दैट एस्टैब्लिश. किसके बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है ये हमें देखना है. बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट्स. कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखने से पहले हमें देखना है कि जो प्रिंसिपल है वो दो चीजों के बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बिल्ड करता है. ऑब्वियसली कहीं कॉज है तो उसका इफेक्ट तो है ही. तो उनके रिलेशन को जो बताता है वो होता है प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स जो होते हैं गाइडलाइंस होते हैं, इसलिए वो किसी के रिलेशन को इफेक्ट करके बताते हैं. दीज प्रिंसिपल्स सर्व्स एज गाइडलाइंस. अभी मैंने बोला था प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होते हैं फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड देयर कोर्स ऑफ एक्शन. जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग बनाते हैं तो उसमें क्या गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, वो प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं. ठीक है. इट इज थ्रू प्रिंसिपल्स दैट मैनेजमेंट प्रिडिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन. ठीक है. प्रिंसिपल्स के थ्रू ही हम ये जज कर पाते हैं कि हमारे आगे क्या एक्शन होंगे, क्या हम आगे सर्व कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो प्रिंसिपल में जैसे कि हमने मैनेजमेंट देखा, कोई प्रिंसिपल देखा उसके लिए कि ऐसा होता है, ये हमेशा से होता आ रहा है, तो हम इससे जज कर पाते हैं कि हम ये काम इतने टाइम में, इतनी देर के लिए, इतने कॉस्ट इफेक्टिवली कर पाएंगे. ठीक है. द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड as principles of science, and it deals with human behavior and thus are to be applied creatively as the situation demands. अब जो principles of science होते हैं ना, those are very rigid principles because they are done on things which are non-living beings, not on living beings. So जब हम human behavior पे आएंगे जो कि principles of management deal करते हैं, we cannot be as rigid as they are. So we need to be have the level of rigidity which is very less as compared to other. बिकॉज जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही हर चीज में अप्लाई करें, लेकिन हम कोई और चीज से वो फॉर्मूला, वो केमिकल सॉल्यूशन नहीं बना सकते. बट व्हेन इट कम्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, हर ह्यूमन बिहेवियर का नेचर, उसके काम करने का तरीका सब कुछ अलग होता है. सो द सेम वे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी रिजिड नहीं हो सकते, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा. ठीक है. सो हमने चार पॉइंटर्स पढ़े हैं. दे आर ब्रॉड एंड फंक्शनल ट्रुथ. रिलेशन बताते हैं सबसे पहले कॉज ऑफ इफेक्ट का. सेकेंड था जो गाइडलाइंस है डिसीजन मेकिंग और कोर्स ऑफ एक्शन में हेल्प करते हैं. थर्ड था इट प्रिडिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन. पहले ही हम एक्शन कैसे रिजल्ट प्रिडिक्ट कर पाएंगे. थर्ड है इट इज नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कुछ पॉइंटर्स हैं, हमें ध्यान रखना है. नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है. ऑब्वियसली इट इज यूनिवर्सैलिटी. यूनिवर्सैलिटी का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी हर जगह, वो वर्ल्ड में एक ही सिस्टम, हम एक ही स्टेटमेंट को लेके चलते हैं. अब कहीं भी मैनेजमेंट आप जाओगे तो वो प्लानिंग से स्टार्ट करके कंट्रोलिंग पे ही खत्म करेगा. वो स्टाफिंग से लेके प्लानिंग पे नहीं जाएगा, वो प्लानिंग से ही लेके कंट्रोलिंग पे जाएगा. तो दीज प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दीज आर एप्लीकेबल
to all types of organization, business as well as non-business, small as well as large, different levels of authority. These principles are universal and it can be applied in different managerial situations. कोई भी managerial situation हो, top level managerial हो या supervisory level managerial हो, ये सारे systems जो होते हैं ये universal होते हैं और हर कोई इन्हें follow करता है. नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर. फर्स्ट था यूनिवर्सैलिटी, सेकंड है ह्यूमन बिहेवियर. मैनेजमेंट हैज टू डील विद ह्यूमन बिहेवियर, देयरफॉर प्रिंसिपल्स एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, they are general guidelines to action and can be applied according to the situation, and these are based on complex human behavior which cannot be controlled. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर पे डील होती है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे हमें सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सिचुएशन आएगी वैसे हमें डील करना होता है. अब द नेक्स्ट इज क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम काम कर करके ही समझते हैं कि उस सिनेरियो अगर आगे हमारे साथ आएगा तो हम क्या करेंगे. ठीक है, अब जब कभी जीवन में पहली बार बाढ़ आई होगी तभी आप उस बाढ़ से आगे जूझना सीखी होगी और आप इक्विपमेंट्स रेडी कर पाओगे कि कभी और आएगी तो आप कैसे डील करोगे. जब आज तक कभी आपने देखा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ आता है तो आप उससे नहीं डील कर पाओगे. इन द सेम वे आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ये चीज डिफाइन करते हो कि आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका क्या सॉल्यूशन आप देख के रख सकते हो. Knowledge and expertise have developed these principles, especially experiments. These principles are used to solve the direct managerial problems with the help of observation, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि अगर आप जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे और आप उसको ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे. ऑब्जर्व करने के लिए वो चीज होनी भी तो जरूरी है ना. सो विद सर्टेन थिंग्स यू मेक श्योर कि आप आगे के लिए प्रिपेयर होते हो. The next is dynamic and flexible. Dynamic or flexible matlab they are very changing. They cannot be as rigid as other principles are. These principles are not rigid and can be accepted and modified by practicing managers depending. किस पे depend करता है? Upon the situation and changes in the business environment. ठीक है, they are flexible and dynamic in nature. ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये डायनेमिक होते हैं नेचर में. दे आर नॉट रिजिड बिकॉज ऑब्वियसली इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, सो इट नीड्स टू कीप ऑन इवॉल्विंग एंड चेंजिंग एज कंपेयर टू सर्टेन अदर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस. अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अभी हमने पढ़ा था रिलेशन बताता है प्रिंसिपल. दीज एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दे कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन. हर चीज का कॉज, हर चीज का इफेक्ट अलग होगा. आप कभी भी ये नहीं देख सकते हो कि हर चीज के रीजन एक ही चीज होगी और हर रीजन का एक ही इफेक्ट आएगा. सब सिनेरियोस में डिफरेंट चीज होती है, तो हर किसी के लिए अलग प्रिंसिपल्स हैं एंड हमें उसे उसके हिसाब से यूटिलाइज करना है. The next is contingent. These principles are relative and not absolute. ठीक है, रिलेटिव है. रिलेटिव का मतलब है कि सिचुएशन टू सिचुएशन है, एब्सोल्यूट नहीं है कि एक ही प्रिंसिपल को हमने हर जगह लगा दिया. डिपेंड अपॉन द करंट सिचुएशन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड एंड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड प्रिविलेंस सिचुएशन दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड. जैसी नीड है, जैसी जरूरत है, हम उसके हिसाब से अपना काम करते हैं जैसी हमारी सिचुएशन डिमांड करती है. अब द नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी क्या होता है कि जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम डील करते हैं तो जो हम पढ़ के आते हैं ना वो बहुत अलग हो जाता है. तो जब हम सिचुएशन में कैसे उस प्रॉब्लम को, जब रियल लाइफ में आती है जो हम पढ़ के आते हैं उसका सॉल्यूशन हमें उसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है. थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स गेट इनसाइट ऑफ रियल वर्क एंड सिचुएशन. ठीक है, तो हमें जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम क्या किस टाइप की सिचुएशन से डील करने वाले हैं, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं. use of principles will increase their knowledge, ability and understanding of various managerial situation and circumstances. इनके यूज से हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हैं, हम समझ पाते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मैनेजमेंट है. सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. हम रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जुडिशियसली यूज कर सकते हैं, क्या उनका तरीका होगा. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है
मैक्सिमम बेनिफिट देना विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब इफेक्टिवली, ठीक है। इफेक्टिवली हमने पढ़ा था कि ज्यादा बेनिफिट आएगा कम कॉस्ट लगा के, कम इनपुट से बेटर आउटपुट आएगा, ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस एक्सपर्ट सो एज टू इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी हमने सी लास्ट क्लास में देखा था। सी रेफर्स टू कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब हमें ये ध्यान देना कि कम इनपुट से कैसे हमारा बेटर आउटपुट आ रहा है। These principles guides manager to work in a systematic way without wastage of time and resources. Time के लिए मैंने word बताया था efficiently, ठीक है, और cost के लिए मैंने बताया था effectively. ये दोनों वर्ड से हम optimum utilization करते हैं so that हम कम resources से better output दे पाए. नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन कैसे सिग्निफिकेंस रखता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड शुड बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस, ठीक है। हम कोई भी चीज को वेगनेस से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए देखना कि हम सर्टेन फैक्ट्स पे जाके, सर्टेन उस पे जाके ही एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आ रहे हैं। कोई तो हमारे पास सिचुएशन है, तो हमारे पास कोई तो उसका रीजनिंग है ना कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस चीज को देख के हमने ये चीज डिसाइड की, तो वो क्या चीज है, दोज आर फैक्ट्स, ठीक है। तो उन डिसीजंस पे दीज मस्ट बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड एबल टू मेजर्ड एंड इवेलुएटेड। बहुत नेसेसरी है कि हम उसे राइट मेजर करें, राइट वे में इवेलुएट करें। प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस। बायस एंड प्रेजुडिस से फ्री कैसे हैं, ठीक है। हमें ध्यान देखना है कि कोई भी बायसनेस हो वो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आने दे रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में नहीं डील कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट इक्विपमेंट्स, ठीक है। चेंजिंग एनवायरमेंट इक्विपमेंट्स का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल और डायनामिक है and it helps the organization to achieve its goal in the changing business environment. हमें ये ध्यान देना है कि जो भी changing environment में हम आगे, हम business environment है which is very dynamic, हमको पता ही है, तो obviously उसमें जो certain changes होंगे हम उसको principles of management को उसको कैसे लगाएं so that it works on and it goes on continuously, तो हमें simultaneously उन्हें भी change करना है. The next is fulfilling social responsibility. Social responsibility, as we have discussed, पहले भी हमने ये बात की थी कि CSR हो गया, हम कोई भी काम करते हैं, हम एनवायरमेंट में रह के करते हैं, तो हमें एनवायरमेंट के लिए भी काम लेना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम रिसोर्सेस ले रहे हैं वो हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी fulfill our social responsibility. ये क्या कहता है, provides, so principles of management, it also provides direction to the managers in fulfilling social responsibilities along with helping them in achieving organizational goal. ऑर्गेनाइजेशन गोल तो हम अचीव कर ही रहे हैं, ये सारी चीजें जितना भी मैनेजमेंट हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे गोल अचीव करने के लिए हो रहा है, लेकिन इसके साथ हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी है. प्रिंसिपल्स हमें मदद करते हैं नॉट टू फॉरगेट दिस एंड टू वर्क टुवर्ड्स इट. Principles help managers to make optimum use of human and material resources. With efficient use of resources, there is improvement in equality of work and increase in standard of living of the society. ठीक है, तो इम्प्रूव्ड रिसोर्सेज से हम इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कैसे आगे बेटर हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर पाएंगे इन जनरल सोसाइटी को. द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च, ठीक है. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, इट हैज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द मैनेजर्स which helps in enhancing the knowledge which forms the basis for the management training and research, ठीक है. अब वो कैसे कर रहा है, हमें ये ध्यान देना है, जब भी हम मैनेजरियल वर्क में आते हैं देर आर सर्टेन ट्रेनिंग्स विच आर गिवन टू अस. अब वो ट्रेनिंग में हम सीखते हैं, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, पर्सनल नॉलेज एनहांसमेंट होती है, गेन होती है. तो अब वो कैसे होता है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है. तो वो भी हमें मदद करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से. एक बार सारे पॉइंटर्स हम रिवाइज कर लेते हैं न्यू उस पे आने से. तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला था प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ठीक है, फर्स्ट. सेकंड हो गया हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या रिसोर्सेज हैं, क्या नहीं यूज हो रही है, इसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है. कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम काम कर रहे हैं.
हेलो। यस, नाउ वी विल रीड। हम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस पढ़ी थी, इसके हम पॉइंटर्स एक बार रिवाइज कर लेंगे। The first one is providing managers with useful insights into reality. ठीक है. The second is optimum utilization of resources into effective administration. The next is scientific decisions. ठीक है. हमने देखा था decision must be based on facts and should be justified in terms of intended purpose. ठीक है. They should. Yes. तो हम कहाँ पे थे? Yes, so we were dealing with significance of principles of management. हम pointers revise कर रहे थे. The first one is through principles of management, providing managers with useful insights into reality. ठीक है, जो भी useful insights है उनको reality तक लेके जाना. The second was optimum utilization of resources, है ना, into effective administration. ये pointers थे. Next अब हम देख रहे हैं साइंटिफिक डिसीजंस. उसके बाद थे मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. क्या भी जो भी इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है. द नेक्स्ट वाज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमें उसको डील करते हुए चलना है, ना कि सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, बट वी हैव टू रादर वर्क टुवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल. द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च. ठीक है, अपनी जो भी ट्रेनिंग पर्पसेस में हम अपने पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए भी देखेंगे, हम मैनेजमेंट के लिए भी देखेंगे, ट्रेनिंग के लिए. ये सारे पॉइंटर्स थे, सिग्निफिकेंस थे. अब हम आएंगे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में. ठीक है, ये there was a scientist F.W. Taylor. He's also known as, he's a very famous personality in principles of management. He's also known as fathers of scientific management, and he's the first expert to lay down the foundation of management as a science consisting of fundamental principles and use of these scientific methods to solve managerial problems. F.W. टेलर पहला इंसान था जिसने ऐसी मैनेजरियल टेक्निक्स लेके आई जिससे हम प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सॉल्व कर पाए. ठीक है, इसने एक स्टेटमेंट दी थी, एक डेफिनेशन बोली थी. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, F.W. टेलर ने बोला था, इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू want your men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way.
सबसे पहले हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? एक आर्ट ऑफ नोइंग है। आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट? एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए और उसे आप कैसे अपने वर्कर्स के थ्रू, अपनी लेबर के थ्रू उसे गेन करोगे एंड डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, तो इसके 3 हमने देखा। आर्ट ऑफ नोइंग क्या, कि हमें चाहिए क्या और हम उन्हें किस वे में उनसे ये चीज यूटिलाइज करेंगे। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने ये प्रिंसिपल्स बताई थी और ये डेफिनेशन दी थी। अब हम आगे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर फॉलो। सबसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में उन्होंने ये कहा था कि ईच एंड एवरी टास्क परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होना चाहिए एंड एनालिसिस इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड से देयर इज अ लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। मतलब ना ही हम इफेक्टिवली काम पर कर पाएंगे और ना ही एफिशिएंटली, व्हिच इज बियॉन्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साइंटिफिक स्टडी एक प्रॉपर टेक्निक से अपने काम को करें एंड प्लान अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है, टू डू द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। Hence, to simplify the task and promote ease in its performance, new techniques and methods were devised, and the managers should not be using the age-old methods. अब जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आ रही है, तो हम मैनेजर्स को न्यू न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, ना कि पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना काम करें। क्योंकि ऑब्वियसली जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव दोनों है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी fulfilling the social responsibility. How? The question is that it helps how? इट हेल्प्स वाइल यू कैन डू। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, वो टाइम इफेक्टिव होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट नीड्स एज वेल। सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है? देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट। अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, देयर आर डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर वर्किंग टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर वहां पे हार्मनी नहीं रहेगी वर्कर्स के बीच में, तो डिस्कॉर्ड होगा। डिस्कॉर्ड होगा मतलब मन भेद होगा, मतभेद होगा। दे विल नॉट वर्क टुवर्ड्स इन अ सिमिलर डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम्स होगी। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ hearty working environment. ठीक है, there should be a proper working environment in order to respect each other's role and avoid any kind of conflict. Taylor brought a complete revolution in management policies, mental revolution. टेलर क्या किया था? एक मेंटल रिवॉल्यूशन लेके आया था कि जितनी भी जो पॉलिसीज है उसने ऑर्गेनाइजेशन की सारी चेंज की थी, सो दैट हार्मनी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई मस्ट से। द सेकेंड इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेबर्स एंड मैनेजमेंट एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए देयर शुड बी कॉपरेशन होना चाहिए सारे इंडिविजुअल्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मैनेजमेंट एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यू शुड नॉट थिंक अबाउट योरसेल्फ but rather the whole goal, whole organization in general, so as to achieve the aim. Constructive suggestions from the employees must be encouraged, which will also refrain workers from going on a strike and making unreasonable demands. जो भी तुम्हारी unreasonable demands होती हैं वो fulfill नहीं होंगी, we should know that. And हमें कोई भी जो organization के goal को achieve करने के लिए हम काम कर रहे हैं, ना कि उनकी problems को बढ़ाने के लिए, जबकि उनकी problems को solve करने के लिए। So we should work in so that way जहाँ पे cooperation और coordination, मैनेजमेंट और लेबर, मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि वो लेबर की सारी नीड्स बेसिक फुलफिल करे, और लेबर को भी ध्यान देना चाहिए कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल गोल। तो ऐसे हार्मनी बनी रहेगी एंड देयर विल बी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ। Second is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. टेलर ने बोला था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन ना इंडिविजुअलिटी में बढ़ेगी ना ऑर्गेनाइजेशन एम में। अब टेलर सजेस्टेड, उसने बताया मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ऑपरेशन वर्क दैट द वर्कर शुड फोकस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी वर्क। ठीक है, क्वांटिटी वर्क नहीं, ही सजेस्टेड दैट देयर शुड बी एम्फेसिस ऑन क्वालिटी वर्क। कितनी क्वालिटी का वर्क हो रहा है, कितनी ज्यादा कम टाइम में हम कितनी अच्छी चीजें बना रहे हैं, ना कि हम बनाए जा रहे हैं। लोग भी क्वालिटी पे मानते हैं ना कि क्वांटिटी पे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन क्वालिटी वर्क।
The next was the principle of suggest taking actions for the development of competencies of people working in the organization, and they should be selected through a proper scientific process and should be given rigorous training thereafter as per the ability. तो इसमें हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में वो ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने जो भी लोगों को रिक्रूट किया वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे एट द एंड ऑफ द डे दिस विल इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स कंप्लीटली। जितने भी वर्कर्स की स्किल है हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, और जितने भी डेवलपमेंट है ईच और एवरी पर्सन के हम फोकस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। द नेक्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक उसने बताई थी विच इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एज आर कंसिडर्ड डिफरेंट. Supervision is divided into several specialized functions and each function to be entrusted to a foreman. This principle is an extension of Frere's principles of division of work. It takes place through 8 personnel namely divided under these heads. अब हम आगे heads देखेंगे। देखो, देर आर टू हेड्स, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। उसके अंदर ये हमने 4 सब डिविजन्स करके रखे हैं। अब एफडब्ल्यू टेलर क्या कहता है? ही सेज दैट देयर शुड बी दीज टू सब हेड्स, जिसके अंदर ये 4 रूट्स हमें बना के रखने चाहिए, दैट विल वर्क इन दी प्रिंसिपल्स एंड दैट विल हेल्प इन दी साइन इंस्ट्रक्शन कार्ड डेस्क क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिमेंटेरियन। ये सारे वर्कर्स, ये सारे टास्क हैं, ये सारे उनके मैनेजर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होने जरूरी है, सो दैट प्लानिंग इंचार्ज जो है वो सही तरीके से काम कर पाए। अगर प्लानिंग नहीं होगी, उसने बोला था प्लानिंग और एग्जीक्यूट करना दो बहुत अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, और प्लानिंग में उसने 4 सब डिविजन्स किए थे। इंस्ट्रक्शन काट कर, एक जो इंस्ट्रक्शन देगा, जो सारे सबको सुपरवाइज करेगा। सेकंड है एक रूट क्लर्क। रूट क्लर्क जो ये बताएगा कि पहले ये काम होगा फिर बाद में ये काम होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो देखेगा कि कैसे हम कम टाइम कम कॉस्ट में ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं। सेकंड है डिसिप्लिनेरियन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन का इन जनरल किसी की भी लाइफ हो, कोई भी स्कूल हो, कुछ भी हो, अगर वहां डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। In the same way, there needs to be a disciplinarian in order to achieve the organization goal. सेकंड हम देखेंगे कि हम कैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसीलिए हमें देखना है प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब स्पीड बॉस क्या होता है? स्पीड बॉस ये देखिएगा कि कितने स्पीड में लोग काम कर रहे हैं, क्या लोग रिलक्टेंट तो नहीं हो गए अपने काम के लिए, लेथार्जिक तो नहीं हो गए, वो प्रॉपर स्पीड में काम करें। गैंग बॉस एक प्रॉपर गैंग देखेगा, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था उसके लिए एक हम सेपरेट बॉस रखेंगे कि जितने भी सब डिविजन बने हैं उनमें वो कैसे काम चल रहा है वो देखेगा। रिपेयर बॉस, अब कहीं भी कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, मशीनरी है, टूल है, टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, तो एक रिपेयर बॉस होना जरूरी है, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम ये देख पाए कि वो प्रॉपरली फंक्शन हो रही है या नहीं, और उसे ठीक कैसे करना है टाइमली, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का काम ना रुके और चलते रहे। The next is inspector. There needs to be inspected in order to advise all of it and to check कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नॉट जस्ट विद मशीनरी, विद ह्यूमंस। कहीं किसी के बीच में कोई टेक्निकलिटीज या किसी चीज को लेके कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, अगर है तो हम उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो दीज वर द 2 थिंग्स जो फंक्शनल फोरमैनशिप ने एफडब्ल्यू टेलर ने बताई थी। The next was standardization and simplification of work. Standardization and simplification of work क्या होता है कि हमें ये ध्यान देना है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएं, एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर हम करें, जिससे हमारी जो एक्टिविटी एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर वर्क में हो पाए। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देखो, कोई भी हम काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा आउटपुट जनरेशन है उसके मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। सो हमें ये याद रखना है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन एक प्रोसेस होता है टू रिमूव, क्या करना? रिमूव करना अनएसेंशियल वेराइटीज, साइज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। द कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल कैन बी सेव थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. It leads to optimum utilization of resources and increase in turnover of it. ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि कैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन को यूज करके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ला सकते हैं, सो एज टू अचीव द मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स और टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। द नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। उन्होंने एक मेथड स्टडी रिकमेंड की थी जो ये बताती है कि इसका पर्पस था वन बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग द जॉब इन ऑर्डर टू अटेन
maximum efficiency and for optimum utilization of resources. अब इसने क्या बोला था कि जैसे हम कोई भी वे है, कोई भी रूट है, वी नीड टू स्टिक टू दैट वन पर्टिकुलर वे जो हमें सबसे बेस्ट लगे। देखो अगर हम 10-15 बुक्स पढ़ेंगे ना एक सब्जेक्ट के लिए, तो हम ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ हम पीएचडी करने नहीं बैठे कि हमें एक रिसर्च पेपर लिखना है, यहाँ पे वी हैव टू अटेन गुड मार्क्स। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि सबसे बेस्ट बुक क्या है, सबसे बेस्ट वे में हम कैसे पढ़ सकते हैं सो एज टू अचीव। इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें देखना है कि बेस्ट वे टू वर्क क्या है, क्या हम सिचुएशन, क्या हम टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट क्या है जिससे हम जो मेथड से हम अपना काम कर सकते हैं। The next is motion study. अब motion study क्या बोलती है? It's a science of identifying and eliminating wasteful movements in the process of work resulting from unnecessary incidental and unproductive motion of workers complete the task है। अब हमें देखना है कि आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस में कि क्या हमारे पास अनयूजफुल चीजें हैं जिसको हम हटा सकते हैं जिससे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम ना हो। ठीक है, जो अननेसेसरी इंसिडेंटल हमारे प्रोडक्टिव मोशन को डिस्टर्ब कर रहा हो। द नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी क्या होता है? इट डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम नीडेड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। अब हमें देखना है कि हम कैसे कितनी कम टाइम में कितनी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो देयर इज अ टाइम स्टडी फॉर इट। तो हमें देखना है कि हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हम 4 वर्कर्स को 4 अलग-अलग काम दे रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 वर्कर्स को एक काम करके देखेंगे कि क्या कौन कितनी जल्दी काम कर पा रहा है, जो या कितने सही टाइम पे कितना ज्यादा काम कर पा रहा है। तो जो हमारा उसका रिजल्ट निकलेगा वो हम टाइम स्टडी में बाकी सारे वर्कर्स को फॉलो करने बोलेंगे, जो बेस्ट रिजल्ट होगा। क्योंकि जब एक कर सकता है तो ऑब्वियसली बाकी चीजें भी एटलीस्ट उसको करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। द नेक्स्ट इज फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी ये डिटरमाइन करता है कि कितने टाइम ऑफ उसमें फ्रीक्वेंसी में रेस्ट इंटरवल की जरूरत है। जब आपको एक काम दिया गया है तो आप ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली तो वो काम नहीं करोगे। तो हमें 4 वर्कर्स को ये एक साथ काम देके ये देखना है कि कौन कितनी जल्दी थक रहा है, या कितने एक नॉर्मल एवरेज टाइम है जहाँ पे एक लेबर हमें लगता है कि इतना काम करके थक जाएगा तो उसे रेस्ट की जरूरत है। तो फैटिक स्टडी में हमें ये डिफाइन करना है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी you won't be able to work efficiently, and rest and प्रॉपर टाइम देना भी जरूरी है सो दैट टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। अब डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम क्या होता है? द डिफरेंटियलिटीज एफिशिएंट एंड इनफेक्टिव वर्कर्स हैंडलिंग वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखो अगर आप सबकी सबकी स्टैंडर्डाइज्ड सैलरी रख दोगे ना तो कोई इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कैसे कौन कितना इफेक्टिवली उस स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे is established, and two piece rates are used, higher for those who have achieved equal or more than standard outputs, that is efficient workers, and lower rates for their inefficient slow paced। इसका मतलब ये है कि जो कम काम कर रहा है, जो इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, ऑब्वियसली हम मुझे अगर उतनी वेजेस देंगे जो एफिशिएंटली काम कर रहा है तो क्या वो एफिशिएंट के लिए सही होगा? वो भी फिर मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो हमें वेजेस जो है उनके काम के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करनी चाहिए, ना कि एक स्टैंडर्ड रेट पे। हमें ये देखना है कि कौन कितना काम कर रहा है, हम उसके हिसाब से उसकी वेजेस डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, thus effective workers will be rewarded and inefficient will be motivated to improve their performance। इससे क्या होगा कि जो हमारे इनएफिशिएंट वर्कर्स है वो देखेंगे कि जब अब हम एफिशिएंटली काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो मोटिवेट होंगे। और जो एफिशिएंट है वो तो काम कर ही रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर रिवॉर्ड्स, तो उन्हें लगेगा कि वी आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, the standard output per worker per day is 20 units, and the worker who produce more than standard will get rupees 100 per unit, and the one who will produce less than standard will be paid rupees 80 per unit. An efficient worker making 21 units will get 21 into 100 per day, whereas a worker who makes 18 unit, देखो अब ये एग्जांपल में क्या कह रहा है कि जो एफिशिएंट वर्कर होगा उसे ऑब्वियसली ज्यादा पे मिलेगा और इनएफिशिएंट होगा उसे कम मिलेगा। इसमें ये कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड वर्कर की प्राइस होती है 20 पर यूनिट, उसको बनाना है। अब जो 20 यूनिट बना लिया दैट इज फाइन। अब 20 यूनिट से अगर वो एक ज्यादा बनाता है तो उसको 100 पर मिलेंगे, और अगर वो एक कम बनाएगा, अगर वो 80 बनाएगा तो उसे 80 रुपीज मिलेंगे पर यूनिट के। ठीक है, तो ऐसे काफी हेवी
डिफरेंस आ जाता है। जब हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ देखते हैं तो पर यूनिट के हिसाब से अगर हम रखेंगे तो मैनेजर्स जो हैं जो वर्कर्स से ज्यादा काम करवा पाएंगे और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, एंड दे विल बी रिवॉर्डेड एज वेल फॉर देयर वर्क। द बेस्ट पार्ट इज, अभी हमने पढ़ा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स जितने भी थे हमने देखे, क्या क्या थे, एक बार हम सारे प्रिंसिपल्स को रिवाइज कर लेंगे। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बहुत जरूरी है ये देखना कि हम कॉपरेट, एक सेकंड आई गेस, हाँ। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, द फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हमें देखना है। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सबके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, सब एक साथ काम करने चाहिए। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हमें अपने आप को नहीं देखना, ऑर्गेनाइजेशन गोल को देखना और सबसे कोऑपरेट करके काम करना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डेवलपमेंट होना चाहिए हर इंसान का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो। द नेक्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, हमने 8 प्रिंसिपल्स देखे थे, 2 प्लानिंग सब एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, चार चार डिविजन्स थे कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, रूट क्लर्क होगा, टाइम कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन होगा प्लानिंग इंचार्ज के अंदर। अब प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर क्या होंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड देयर वाज एन इंस्पेक्टर व्हिच विल वर्क इन जनरल, किसी के बीच में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। द नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कैसे हम एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे और कैसे हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट वाज मेथड स्टडी, एक राइट मेथड डिफाइन करना काम करने के लिए। मोशन स्टडी, मोशन देखना, हम यूजफुल अनयूजफुल जो चीजें हैं उन्हें हटाना। टाइम स्टडी, कितने टाइम में कितनी एफिशिएंटली हम काम कर पा रहे हैं, एक प्रॉपर टाइम डिफाइन करना हर काम के लिए। सेकेंड है फैटिक स्टडी, फैटिक स्टडी कौन कितना जल्दी थक जा रहा है ये देख के हम एक एवरेज टाइम लिमिट बनाते हैं सो दैट इंसान को प्रॉपर रेस्ट भी मिले, लेबर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करे। फिर है डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम, इसमें हमने देखा था कि कैसे हम एफिशिएंटली जो वर्कर्स होंगे उन्हें ज्यादा पे करेंगे और इनएफिशिएंट को कम पे करेंगे सो दैट जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो एफिशिएंट बने, क्योंकि उन्हें बेटर रिवॉर्ड्स मिले और वो बेटरली मोटिवेटेड रहे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एफ टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम दिस अनदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिससे हम डील करते हैं, ठीक है। हेनरी फ्योल्स इनका नाम है। आप टेलर के प्रिंसिपल्स और जितने हमने सिग्निफिकेंस पढ़े हैं वो आप रिवाइज करके रखना तब तक, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें देखें।